शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जैसा आप देख रहे हैं शीर्षक गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो आप लोगों ने जैसा पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जब किसी फ्रेम में कोई स्थिर आवेश रहता है या यूं कहें किसी जगह जब कोई आवेश स्थित होता है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसका सूत्र आप याद कीजिए यही था ना भाई, Q/4πε0r²। अब इस क्षेत्र की क्या विशेषता थी कि इसमें अगर कोई दूसरा आवेश या परीक्षण आवेश लाया जाए तो वो एक बल अनुभव करता था, जिसका मान किस सूत्र से दिया जाता था भाई, Fe बराबर Q0e। तो इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया था, विद्युत क्षेत्र। और जिस क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश बल अनुभव करता है उस बल का नाम क्या दिया गया था, विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है। अब दूसरी कल्पना कीजिए कि यदि इस फ्रेम में ये आवेश स्थिर नहीं होता, स्टेशनरी नहीं होता, एक जगह स्थित नहीं होता, तो क्या होता, अगर वो आवेश गतिशील होता तो इस क्षेत्र के अलावा उस आवेश के चारों ओर एक और क्षेत्र उत्पन्न हो जाता, जिसमें कोई चुंबकीय ध्रुव अगर हम लाते तो वो एक बल अनुभव करता, जिसको हम चुंबकीय बल कहेंगे, और उस क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है उसको चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। अब आप कहेंगे सर क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चुंबकीय ध्रुव लाने पर वो बल का अनुभव नहीं। ध्यान रखें, जहां विद्युत क्षेत्र होगा उसमें आवेश या कहें हम परीक्षण आवेश बल अनुभव करेगा या दूसरा आवेश बल अनुभव करेगा, लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो उसका पता हम दूसरी चुंबक से ही लगा सकते हैं। हम जानते हैं जो सजातीय ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जैसे चुंबक में होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय अर्थात विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम दूसरा टेस्ट चार्ज की तरह ही एक ध्रुव लाए और वो बल का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो हम कहेंगे कि उस जगह चुंबकीय क्षेत्र स्थित है। तो आपने क्या सीखा, आपने एक बात सीखी भाई कि यदि आवेश स्थिर है, स्टेशनरी है, एक जगह रखा हुआ है, तो उसके चारों ओर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और यदि आवेश गतिशील है तो उसके चारों ओर दोनों क्षेत्र उत्पन्न होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब चर्चा करते हैं चुंबकीय क्षेत्र एंड लॉरेंट्ज बल, मैग्नेटिक फील्ड एंड लॉरेंट्ज फोर्स। तो जैसा अभी मैंने बताया कि अगर आवेश स्थित है तो उसके चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और यदि आवेश गतिशील है तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होगा। अब दूसरी तरह से सोचिए कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, भाई ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई आवेश गति करे तो जो गतिशील आवेश है वह अब दो फोर्स काम करेंगे ना भाई। अब ध्यान देना इस बात को कि देखिए चुंबकीय क्षेत्र है कोई, ये चुंबकीय क्षेत्र में मान लेता हूं ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है। अभी इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र को हम B से व्यक्त करते हैं भाई, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को E से व्यक्त करते हैं, इसी तरह चुंबकीय क्षेत्र को B से व्यक्त करते हैं। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति करता हुआ इस तरह से प्रवेश करे, v वेग से गति करता हुआ, तो इस गतिशील आवेश पर दो बल कार्य करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस Q आवेश पर, ठीक है, कितना बल कार्य करेगा भाई, तो आप जानते हैं QE, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना बल कार्य करेगा, QV×V। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने बताया ही नहीं। बस इसी के तुरंत बाद में आपको ये बताऊंगा कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई आवेश गति करता हुआ प्रवेश करता है तो उस पर जो बल कार्य करता है उसका मान इतना होता है, ठीक है। फिलहाल आप सुन लीजिए। तो मैंने क्या बताया भाई अभी आपको कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई गतिशील आवेशित कण प्रवेश करता है तो उस पर विद्युत क्षेत्र के कारण और मैग्नेटिक फील्ड के कारण, दोनों के कारण जो बल लगता है उस बल का योग लॉरेंट्ज बल कहलाता है। तो देखिए इस पर जो कुल बल कार्य करेगा, या यूं कहूं मैं
चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर कार्यरत कुल बल F बराबर कितना होगा भाई, Fe प्लस Fm। तो बात समझ में आई ना। Fe क्या है, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल है। अब इसका मान जैसा आप जानते ही हैं भाई, कितना होता है, QE प्लस और Fm अर्थात मैग्नेटिक फील्ड के कारण आवेशित कण पर लगने वाले बल का जो मान होता है वो होता है QV क्रॉस V। इसको मैं अभी बताऊंगा। अब देखिए भाई, तो यहां Q कॉमन ले सकते हैं, तो E प्लस V क्रॉस V, और इसको मैं समीकरण 1 नाम दे दूं। तो ये जो कुल बल है इसको ही लॉरेंट्ज बल के नाम से जाना जाता है। यहां कुछ किताबों में मतभेद है भाई, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे भी आज तक ये समझ में नहीं आया कि किसको सही मानो, क्योंकि अलग अलग लेखकों ने इसको अलग अलग हिसाब से वर्णित किया है। आप प्रदीप की जो फिजिक्स फंडामेंटल्स है उसमें केवल ये जो बल था QV क्रॉस V, इसी को लॉरेंट्ज बल माना है। किसी किताब में इस टोटल बल को लॉरेंट्ज बल के नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल आप सीख लीजिए, केवल इतना जान लीजिए कि जब कोई आवेश गति करता हुआ किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर विद्युत क्षेत्र के कारण और चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लगता है उसका योग लॉरेंट्ज बल कहलाता है, जिसका मान ये होता है F बराबर QE प्लस V क्रॉस V। अब देखिए, जैसा मैंने ये बताया था कि ये बल कितना होता है, इसका मान मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए थोड़ा बोर्ड में साफ कर लेता हूं भाई। देखिए, अब किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश गति करे तो इसके ऊपर अनेकों प्रयोग किए गए। अब उनकी डिटेल में हम नहीं जाना चाहते, केवल उन प्रयोगों का निष्कर्ष मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, आप कैसे लिखेंगे नोटबुक में अपनी में कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कणों पर किए गए अनेकों प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल का परिमाण Fm का परिमाण किसके समानुपाती होता है, गतिशील आवेशित कण के आवेश के परिमाण के। ठीक है, आइदर वो नेगेटिव है और पॉजिटिव है, उसका परिमाण लेंगे भाई। और किसके समानुपाती होता है भाई, ये Fm कण के वेग के समानुपाती होता है भाई। और Fm किसके समानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र है उसकी जो तीव्रता है उसके समानुपाती होता है। और B और B अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और कण के वेग के बीच में जो कोण बनता है ना, उसकी साइन थीटा के समानुपाती होता है। अर्थात Fm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये बात समझ में आई ना। थीटा किसके बीच का कोण है भाई, B और V अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और आवेशित कण के वेग के बीच का कोण है थीटा और उसकी साइन। तो अब इन सबको अगर मैं मिला दूं एक साथ तो आप क्या कहेंगे कि Fm अर्थात आवेशित कण पर लगने वाला बल किसके कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल समानुपाती होता है Q, ठीक है, V B साइन थीटा। आप कहेंगे सर आपने चिन्ह तो लगाया ही नहीं। तो एक ही बात, ये वेक्टर राशि है, इनको दिखाने के लिए कि ये सदिश राशि है भाई, मैंने वेक्टर का चिन्ह लगा दिया है। तो क्यू बी बी साइन थीटा। अब हम जानते हैं प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाएंगे, इसके स्थान पर समानुपाती के नियतांक हम लेके आएंगे और बराबर का निशान लगा देंगे। तो भाई ये एफ एम का जो मान है वो बराबर होगा के क्यू बी बी साइन थीटा। और प्रयोग करने वालों ने ये निष्कर्ष भी निकाल दिया था कि जो k का मान है यहाँ अर्थात समानुपातिक जो नियतांक k है उसका मान यहाँ 1 होता है। इसलिए
मैं इसको यहां लिख देता हूं, एफ एम का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होता है भाई, क्यू बी बी साइन थीटा के। अब इसको अगर सदिश रूप में लिखना चाहें तो एफ एम बराबर होगा क्यू वी क्रॉस बी। आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी का सूत्र आपने पढ़ाई है भाई 11th में, ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। आप जानते हैं ना भाई। तो देखिए ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। वही प्रक्रिया यहां थी, बी बी साइन थीटा। तो इसको कैसे लिख सकता हूं, बी क्रॉस बी, क्योंकि ये दोनों ही वेक्टर राशि हैं। अब इस बल की दिशा किस सूत्र से ज्ञात करते हैं या किस नियम से ज्ञात करते हैं, तो इसको ज्ञात करने के सामान्यतः 3 नियम प्रचलित हैं भाई। एक दक्षिण हस्त पेच नियम, दाएं हाथ का हथेली नियम, और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का जो नियम है ना फ्लेमिंग का, उसको मैं अभी बताऊंगा डिटेल में। फिलहाल आप सुन लीजिए कि मैंने आपको क्या बताया। मैंने शुरुआत कहां से की थी, चुंबकीय क्षेत्र और लॉरेंट्ज बल। तो निष्कर्ष के रूप में आप कैसे जानेंगे भाई कि जब आवेश स्थिर होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब आवेश गतिशील होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही उत्पन्न होते हैं। और अब इसको ऐसे सोचिए कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई आवेशित कण गति करता हुआ प्रवेश करे तो उस पर, अब देखिए दोनों उत्पन्न है ना, दोनों हैं, कौन कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के कारण बल लगेगा और उनका जो योग है वो लॉरेंट्ज बल कहलाएगा। अब जो चुंबकीय बल लगता है उसका जो मान होता है, अर्थात गति करता हुआ जब आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर केवल चुंबकीय बल की बात करें तो उस चुंबकीय बल का जो मान है उस आवेशित कण के आवेश के परिमाण के, आवेशित कण के वेग के, आवेशित कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र की जो थीटा है उसकी साइन के समानुपाती होता है, और साथ में समानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र के। इन सबको मिला दिया जाए तो क्यू बी बी साइन थीटा अर्थात एफ एम बराबर क्यू वी क्रॉस बी, ये चुंबकीय बल का मान होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि भाई इसकी दिशा कैसे ज्ञात करें। तो आप देखिए पहले ये सोचिए ये थीटा किसके बीच का कोण है, थीटा किसके बीच का कोण है भाई, बी और वी। तो आप ये सोचिए, देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है एक्स अक्ष की डायरेक्शन में, ठीक है, ये मैंने दिशा मान ली भाई किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। अब गति करता हुआ कोई आवेशित कण इस तरह से आए भाई, इसमें लंबवत प्रवेश करे, लंबवत इसका मतलब जेड अक्ष की है, ये कौन सी है, जेड अक्ष की दिशा है। अब उसको मैं ऐसे तो दिखा नहीं सकता, तो इसके लिए मैंने ये मान लिया कि भाई इस तरह से गति करता हुआ ये जा रहा है भाई, इसमें प्रवेश कर रहा है। तो अब देखिए दाहिने हाथ का हथेली नियम कैसे करेंगे भाई, आप सोचिए कैसे भाई कि उंगलियां, दाहिने हाथ का हथेली नियम कैसे कि उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, अंगूठा उसके आवेशित कण के वेग की दिशा में हो तो हथेली की जो दिशा होगी वो लगने वाले फोर्स की दिशा होगी। तो आप सोचिए भाई उंगलियों को कीजिए इस दिशा में। अब अगर मैं यूं करूं तो देखिए उंगलियां तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, लेकिन अंगूठा कहां है, ऊपर की ओर। ठीक है, तो ऐसे नहीं, यूं कीजिए। अब इसको ऐसे समझिए, ये तो अंगूठा तो हो गया किसमें, आवेशित कण के वेग की दिशा में, ये तो हथेली कहां आ रही है, इस तरह से सोचिए हथेली कहां आ रही है, लंबवत बाहर की ओर, अर्थात इस डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्स लगेगा इस पर, एफ एम की दिशा होगी। आप कैसे सोच रहे होंगे सर आपने अभी तो ये बताया कि भाई बी एक्स अक्ष की दिशा में लगा हुआ है, जेड अक्ष की दिशा में इस तरह से ये प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो आप इस ऐसे सोच लीजिए। ठीक है, तो वाई अक्ष की दिशा में क्या हो जाएगा, आप ये सोचिए अगर जेड अक्ष की दिशा वी की दिशा है और बी एक्स अक्ष की दिशा में तो फोर्स लगेगा वाई अक्ष की दिशा में। ठीक है, और ढंग से मैं आपको समझाऊंगा। अब आप थोड़ा सा स्पेशल केस जान लीजिए। तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं कि एफ एम
का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है भाई, क्यू बी बी साइन थीटा, ये मान लीजिए आप। अब यदि थीटा बराबर 0 हो या थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो क्या होगा। तो सोचिए कि यदि जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो, जैसे आवेशित कण इस तरह से प्रवेश करे, दिशा में प्रवेश करे, या ऐसे जाए, इस तरह से जाए, तो आप देखिए दिशा में जाएगा तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा और विपरीत दिशा में जाएगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और दोनों ही कंडीशन में हम जानते हैं कि साइन 0 हो या साइन 180 हो, हम जानते हैं भाई साइन 0 बराबर साइन पाई, और इन दोनों का मान क्या होता है 0, तो उस कंडीशन में एफ एम विल बी इक्वल टू 0। है ना कमाल की बात। इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण 0 डिग्री का कोण बनाती हुई अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करे तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल 0 होगा भाई। बात आई ना समझ में। और कब 0 हो सकता है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए किन किन कंडीशनों में किसी आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान 0 हो सकता है। 3 कंडीशंस। कौन कौन सी, आप सोचिए इस सूत्र से। यदि v का मान 0 हो अर्थात आवेशित कण गति ही नहीं करे चुंबकीय क्षेत्र में तो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा ही नहीं। आप याद करिए ना, पहले पार्ट में यही तो पढ़ा था आपने कि आवेश स्थिर हो तो उस पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड कार्य करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कार्य करेगा ही नहीं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो आवेशित कण गति करता हुआ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करे या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में गति करे, तब भी आवेशित कण पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई बल कार्य नहीं करेगा। अब अगली कंडीशन हम देखते हैं कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो हम जानते हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो उस स्थिति में एफ एम अर्थात चुंबकीय बल का मान क्या होगा क्यू बी वी, जो क्या होता है मैक्सिमम होता है। तो इसका मतलब किसी कण पर अधिकतम चुंबकीय बल कब कार्य करेगा, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे। याद रहेगी ना। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आप इसको ढंग से याद कर ले। देखिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे मेरे साथ सीखते चलिए। और अभी आपको जो ऐसा लग रहा है कि सर कम समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको हर बात ढंग से समझ में आ जाएगी, निश्चित मैं ये आपसे वादा करता हूँ। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, कभी कभी दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है कि सर आवेश जब गति करता है तो केवल मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। नहीं भाई, आवेश जहां होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात विद्युत क्षेत्र तो होगा ही, और अगर आवेश गति कर रहा है तो उस विद्युत क्षेत्र के अलावा एक और क्षेत्र भी कार्य करेगा जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसका मतलब अगर आवेश गतिशील है तो दोनों ही क्षेत्र रहेंगे। कौन कौन से, विद्युत क्षेत्र भी विद्यमान रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी विद्यमान रहेगा। और आवेश अगर स्थिर है तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, विद्युत क्षेत्र रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि v का मान 0 होने पर चुंबकीय बल 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब बिल्कुल समझ में आई ना। इसलिए पहले चैप्टर में जब आपने कूलाम का नियम पढ़ा था तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि 2 पॉइंट चार्ज, पहली शर्त थी उसकी कि दोनों बिंदुवत चार्ज होने चाहिए, और चार्ज कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। ठीक है, अब चलो मैं और आपकी कंफ्यूजन को दूर करता हूं थोड़ा सा, और मैं आपको बताता हूं विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर। जैसा आपने अभी पढ़ा था कि विद्युत बल के कारण किसी चार्ज पर या आवेश पर लगने वाला बल का जो सूत्र दिया जाता है वो एफ ई बराबर क्यू ई दिया जाता है। जबकि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है v वेग से तो उस पर जो चुंबकीय बल लगता है वो क्यू वी क्रॉस वी सूत्र से दिया जाता है। अब इनमें अंतर देखिए ध्यान से। पहला, हम जानते हैं पहले चैप्टर में आपने पढ़ा है
कि जो विद्युत बल होता है, वैद्युत बल होता है, सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश लगता है। आप ध्यान कीजिए कि पहले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था कि इस तरह से मान लीजिए आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है, ये ई है, ठीक है। अब इसमें टेस्ट चार्ज में लेके आता हूं या दूसरा चार्ज लेके आता हूं। अगर यह आवेश मेरे हाथ में, ये आवेश मान लीजिए कोई आवेश है Q, अगर ये धनावेशित है और इसको मैं इस क्षेत्र में लेके आऊंगा तो इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा और वो किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो ये बल धनावेशित कण पर किधर लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है। अब कल्पना कीजिए मेरे हाथ में धनावेश नहीं है, ऋणावेश है। अगर मैं ऋणावेश को यहां लेके आता हूं तो बल किधर लगेगा, इधर लगेगा। अब कैसा है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो सीधी सी बात है, इस लाइन को दोबारा पढ़िए कि जो वैद्युत बल होता है सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश लगता है। अगर धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगेगा, और अगर ऋणावेश है तो क्या लगेगा, ई के विपरीत दिशा में। याद रहेगी ना भाई, विपरीत दिशा में। अब यहां आ जाइए भाई, चुंबकीय बल की बात करते हैं। यह बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत लगता है। अब सूत्र को देख लीजिए ना, Fm बराबर क्यू वी क्रॉस बी। ये वेक्टर विशेषता है आपकी। हम जानते हैं कि कोई सदिश A है इस तरह से, ठीक है, और ये कोई सदिश B है भाई, ये सदिश A हो, ये सदिश V हो, ठीक है, और इनके बीच का कोण थीटा हो, तो इनका जो परिमाण होता है C, A क्रॉस B, ऐसे ही है ना भाई। उसकी दिशा अर्थात जो भाई सदिश गुणनफल में हम यही तो पढ़ा था कि दो वेक्टर हों, उनका गुणनफल किया जाए तो एक सदिश राशि प्राप्त हो, तो उस सदिश की दिशा क्या होती है भाई, इन दोनों सदिशों के तल के लंबवत। तो यहां वही बात है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और जेड दिशा से कण जो जिसका वेग v है, q आवेशित है और इसमें प्रवेश करता है, तो इस पर जो बल लगेगा वो इधर लगेगा, y दिशा में, ठीक है, अर्थात b और b के तल के लंबवत लगेगा। तो ध्यान रखें, चुंबकीय बल हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत, विद्युत क्षेत्र के भी लंबवत होगा और वेग की दिशा के भी लंबवत होगा। ध्यान रखना भाई। अगली बात पर चलते हैं। यह बल आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करता। आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भाई आवेशित कण का वेग तो होना ही नहीं चाहिए, वो तो स्थिर होना चाहिए। अर्थात इलेक्ट्रिक जो फोर्स लगता है वो आप देखिए सूत्र में कहीं क्या कण का वेग आ रहा है, v आ रहा है, नहीं आ रहा है, केवल आवेश का परिमाण आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता आ रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात विद्युत जो बल लगता है आवेशित कण पर, वो कण के वेग पर निर्भर नहीं करता, अर्थात ये स्थिर और गतिमान दोनों तरह के कणों पर लगता है, ठीक है। अब यहां आ जाइए भाई, चुंबकीय बल आवेशित कण के वेग पर निर्भर करता है, सूत्र में ही है वो तो, क्योंकि v का मान 0 होने पर चुंबकीय बल का मान भी 0 हो जाता है। अगली शर्त या अगला अंतर क्या है भाई, कि आवेशित कण को विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र कार्य करता है। मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई कण किसी विद्युत क्षेत्र में हो और उसमें आवेशित कण को विस्थापित किया जाए तो उसके लिए बल को कार्य करना पड़ता है, लेकिन स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला चुंबकीय बल, ठीक है, आवेशित कण को विस्थापित करने में कोई कार्य नहीं कर सकता। अर्थात हम क्या कहें, अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण गति कर रहा है और उसको थोड़ा और विस्थापित हम करें तो बल द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। अगला अंतर क्या है भाई, इस बल के कारण आवेशित कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। विद्युत बल के कारण गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आता है, लेकिन चुंबकीय बल के कारण आवेशित जो कण है उसकी गतिज ऊर्जा में कोई अंतर नहीं आता। अब चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम बात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो देखिए ये नियम बहुत आसान है। आप अपने बाएं हाथ को इस तरह से लीजिए कि ये जो 3 उंगलियां हैं आपकी, मध्यमा, ये तर्जनी और अंगूठा, तीनों को इस प्रकार से पकड़िए
कि अंगूठा इन दोनों अंगुलियों के लंबवत रहे, अर्थात ये उंगली तर्जनी अंगुली के, अर्थात मध्यमा अंगुली तर्जनी अंगुली, ये दोनों लंबवत रहे और अंगूठा इन दोनों के लंबवत रहे। अब इसमें आपको याद क्या रखना है कि अंगूठा फादर, देखो ध्यान से याद रखना, फादर, मदर और चाइल्ड, फादर, मदर, चाइल्ड क्रम से अंगूठा फादर, ठीक है, तर्जनी अंगुली को मदर और इसको चाइल्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपके लिए। अंगूठा को क्या ले रहे हैं हम, फादर, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो अंगूठे की दिशा में होगा। तर्जनी उंगली, फोर फिंगर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, फोर फिंगर। इसको क्या ले रहे हैं हम, मदर, और मदर से मतलब है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मिडिल जो फिंगर है मध्यमा, इसको चाइल्ड ले रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट। और हम जानते हैं भाई, आप कहेंगे सर करंट कहां से आ गया इसमें, अरे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, धनावेश की दिशा, धनावेश की गति की दिशा। तो अब समझिए इस बात को कि बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा जो उंगली है उनको इस प्रकार से रखिए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मध्यमा जो उंगली है वो जो धनावेश है जो गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र के उसकी दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा। अर्थात तर्जनी उंगली को कहां रखें हम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और यदि मध्यमा उंगली धनावेशित कण की गति की दिशा में हो तो अंगूठा धनावेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करती है। तो इससे आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अब इसी क्रम में देखिए कोई सा नियम लगा लीजिए, दिशा वही आएगी, दक्षिण हस्त नियम या दाएं हाथ का हथेली नियम, कुछ भी कह दीजिए, दाएं हाथ का हथेली नियम। इसमें क्या होता है कि जो दाएं हाथ है, देखिए ये मेरा दाएं हाथ है, ठीक है, दाएं हाथ की उंगलियों को यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लें और धनावेश की दिशा में अंगूठा हो तो हथेली के लंबवत बाहर की ओर या अंदर की ओर जो भी है वो दिशा किसको बताएगी, लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को। कैसे बोला, यदि दाएं हाथ की उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें, अंगूठा धनावेशित कण की दिशा को व्यक्त करे, तो हथेली की दिशा लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगी। आप कैसे भी ले लीजिए, जैसे अभी मैंने बताया था ना, देखिए अगर ये चुंबकीय बल की दिशा हो इस तरह से और कण की दिशा हो v, जो आवेशित कण है q, तो अब देखिए यहां देखिए, पहले इस बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देखिए, तो देखिए तर्जनी उंगली, ठीक है, इलेक्ट्रिक तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, क्योंकि ये जेड अक्ष की दिशा थी v, ये लंबवत प्रवेश कर रहा था इस तरह से, तो ये उंगली मध्यमा कण के वेग की दिशा को व्यक्त कर रही है, तो लगने वाला बल अर्थात इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो लगने वाला बल है इस आवेशित कण पर वो अंगूठे की दिशा में अर्थात y डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब इसी हिसाब से आप दक्षिण हस्त नियम लगा के देख लीजिए, दाएं हाथ का हथेली नियम लगा के देखिए कि हथेली को व्यक्त करें हम कैसे। अब देखिए इसमें ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं कठिन होता है। इस तरह से उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में इस तरह से आ रही है, लंबवत आ रहा है, अंगूठे की दिशा में धनावेशित कण आ रहा है, तो हथेली कहां जा रही है, y अक्ष की डायरेक्शन में जा रहा है, तो लगने वाला फोर्स है इस आवेशित कण पर वो कहां होगा, y अक्ष की डायरेक्शन में। तो आप इन दोनों नियमों में से किसी एक नियम का प्रयोग करके आवेशित कण
कि जो गति के ऊपर आवेशित कण जो गति कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, उस पर लगने वाले बल की दिशा को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।